वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस थी, जिसके रिपीट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और उसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक और जो क्वेश्चन है वो लेकर आई हूँ। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ये 4 नंबर में आया था सीबीएसई बोर्ड में और ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार पूछ रखा है कि अगर किसी बच्चे ने जो सेकंड बुक थी, स्वतंत्रता वाली जो सेकंड बुक थी, उसमें फर्स्ट से लेकर जब इंदिरा गांधी का नेतृत्व था वहां तक अगर किसी ने पढ़ रखा है अच्छे से, तो वह इसका जो आंसर है वो अच्छे से दे सकता है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि वह देख सकते हैं, बच्चे को चेक कर सकते हैं कि उन्होंने जो ये लगातार चैप्टर है 3, 4, 5 उन चैप्टर्स को कवर कर रखा है नहीं कर रखा है, इसलिए पूछे जाते हैं। तो देखिए, इन्होंने पूछा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप अभी इसे रेडी कर लेंगे और ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, किसी राष्ट्र यानी कि किसी भी देश का, राष्ट्र मतलब देश, किसी भी देश का जो राजनीतिक नेतृत्व होता है, राजनीतिक नेतृत्व का मतलब है कि कौन सी पार्टी उस राष्ट्र पर राज कर रही है, कौन सी पार्टी का नेतृत्व है, या फिर कौन सा जो उस राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है उस सदस्य का किस तरीके से उस राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है उस पर असर पड़ता है। जैसे कि हमारे जो देश में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे वो अब नरेंद्र मोदी हों या फिर ज्वाला नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, उनका जो हमारी जो विदेश नीति है उस पर किस तरीके से असर पड़ता है। पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं पूछ रखा है। आपका जो बुक है उसमें जो आपका फर्स्ट से लेकर फोर्थ वाला जो चैप्टर था विदेश नीति तक का, और उसके बाद जो इंदिरा गांधी का आता है वहां तक का पूछ रखा है। तो देखिए, भारत की विदेश नीति से संबंधित 2 उदाहरण देते हुए संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपका सिलेबस लगाया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर क्या है आंसर देना होगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें जो राजनीति है उसका एक तरीके से उसका इतिहास आपको बताया गया है। तो उस इतिहास में ऐसे कौन से 2 उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है हमें कि किसी भी देश का जो राजनीतिक नेतृत्व होता है वह उस देश की विदेश नीति पर असर डालता है उसे डिसाइड करने में। तो देखिए, हम यहाँ पर जो नेहरू हैं और जो इंदिरा गांधी हैं, इन 2 का क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यह असर डालता है, क्योंकि इन्होंने केवल 2 उदाहरण पूछे हैं। इसका मतलब आप ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर का प्रश्न है, 2 उदाहरण पूछे हैं, यानी कि अगर आप पहला उदाहरण देंगे तो वो आपका 2 नंबर का होगा और दूसरा देंगे तो वो 2 नंबर का होगा और प्लस कर कर आपका क्या निकलेगा, 4 नंबर निकलेंगे। तो देखिए, नेहरू ने किस प्रकार से नेतृत्व किया कि नेहरू ने देश का किस प्रकार से नेतृत्व किया कि उसके देश की जो विदेश नीति है वह उसके नेतृत्व पर डिसाइड हुई, उसका असर पड़ा है। तो देखते हैं, जैसे कि हमें पता है नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और साथ ही साथ क्या रहे, विदेश मंत्री भी रहे हैं। इसलिए उनके पास ज़्यादा पावर थी किसी विदेश नीति को तय करने में, और शुरुआत में तो विदेश जो नीति थी वो तय करनी थी। और नेहरू का जो कार्यकाल रहा है वो कब से लेकर कब तक का रहा है, उनका रहा है 1946 से लेकर 1964 तक। अब आप सोचेंगे 1946 क्यों है, हमारा भारत देश तो 1947 में आज़ाद हुआ है। पर अगर आपको पता हो, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या थी, हमारे भारत देश की आंतरिक सरकार थी और उसमें भी क्या है, नेहरू उनका नेतृत्व कर रहे थे। तो इसलिए उनका कार्यकाल 1946 से लेकर 1964 तक रहा है। तो आपको ध्यान में बात रखनी है और फिर इसका कार्यकाल क्या है आपको याद रखना है। अब देखिए, जो नेहरू है उन्होंने विदेश नीति संबंधित 3 बड़े जो फैसले लिए थे, या फिर उनकी विदेश नीति में जो 3 बड़े उद्देश्य थे वो शामिल हुए थे। वो 3 बड़े उद्देश्य कौन से थे? पहला था कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना है। इसका मतलब है इतनी मुश्किल से, क्योंकि लगभग
700 सालों तक जो ब्रिटेन है उसने हमें गुलाम बना कर रखा था, हमारी स्वतंत्रता को छीने रखा था। तो इतनी मुश्किल से, इतने कठिन संघर्ष करने के बाद, इतने सारे आंदोलन करने के बाद जाकर हमें क्या है, हमारी स्वतंत्रता, संप्रभुता प्राप्त हुई है। तो उसे क्या है, बचाए रखना है। पहला ये उद्देश्य था। अगर इसका मतलब है कि देश के लिए किसी प्रकार की विदेश नीति तय हो रही है तो उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि कभी हमारी जो स्वतंत्रता है, संप्रभुता है, वो हमसे छिन तो नहीं जाएगी। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगला, तो आप देख रहे होंगे इससे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पहला तो यहाँ पर जो पूछ रखा है वो वाला, दूसरा तैयार हो रहा है नेहरू की विदेश नीति की जो 3 बड़े उद्देश्य पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपके रेडी हो जाएंगे। तो एक साथ आपके 2 काम हो रहे हैं। अगला देखिए, अगली कौन सा उद्देश्य था नेहरू का विदेश नीति तय करते समय? अगला था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब है कि जो क्षेत्रों में जो भिन्नता है हमारे देश में उसको बनाए रखना है। क्षेत्रीय अखंडता जो है उसे बरकरार रखना है। अगला, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू का अगली जो विदेश नीति का तीसरा जो बड़ा उद्देश्य था वो कहता है कि तेज रफ्तार से क्या करना है, विकास करना है। यानी कि हमारा जो देश है, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कितनी नीचे जा चुकी थी, जो जीडीपी थी वो नेगेटिव में जा चुकी थी। तो अगर हम अपने देश में विकास थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो इससे क्या है, इससे हमारा काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारे देश में गरीबी व्याप्त थी और इसके साथ साथ हमारे देश में जो जनसंख्या है वो भी ज़्यादा थी। तो इसलिए तेज गति से विकास करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ब्रिटेन है उसने हमारे देश का जो कच्चा माल है अपने देश में ले जाकर उसका व्यापार किया है। साथ ही साथ हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में सोना भी था, साथ ही साथ जो खनिज थे वो भी हमारे देश में थे और कच्चा माल भी था। उन सभी का फायदा क्या है, ब्रिटेन ने उठाया और हमारे सोने की चिड़िया को उड़ा ले गए एक तरीके से। तो हमें बिल्कुल गरीब बनाकर छोड़ दिया उन्होंने। तो इसलिए क्या है, अब धीरे काम करने से नहीं चलेगा, कुछ भी तेज रफ्तार से ही कार्य होना चाहिए और लोगों को विकास की गति महसूस होनी चाहिए। तो ये क्या था, ये भी इसकी विदेश नीति के अंतर्गत शामिल था। अब देखिए, अब नेहरू इन 3 जो विदेश नीति है, ये तो आपका जो प्रश्न था नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य, वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे इसी क्वेश्चन से जुड़ते हैं हम। देखिए, नेहरू ने जो विदेश नीति तय करते समय ये 3 तो बड़े उद्देश्य अपने यहाँ पर शामिल करे। इसके साथ साथ नेहरू ने कहा कि इन उद्देश्यों के साथ साथ क्या करना है, जो निरपेक्षता की जो नीति है जिसकी शुरुआत भारत ने की थी, इसका मतलब था किसी भी गुट में शामिल ना होना, पृथक रहकर, यानी कि पृथक मतलब क्या होता है, अलग अलग रहकर अपनी स्वतंत्र नीतियों का पालन करना। क्यों ऐसा किया था, इसका रीज़न मैंने आपको चैप्टर 1 में जो गुट निरपेक्षता की नीति है, गुट निरपेक्षता है, उसके अंतर्गत बताया था। तो देखिए, अभी भी मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, गुट निरपेक्षता जो थी वो इसलिए अपनाई थी क्योंकि अगर मान लीजिए भारत किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो क्या होता, अगर वह कोई भी फैसला लेना चाहता अपना खुद के लिए, अपने देश के लिए, तो वह स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकता था, क्योंकि वह किसी गुट में शामिल है। तो जो वहाँ पर फैसला लिया जाएगा वही क्या है, भारत पर भी लागू होगा। इसलिए तो ये दोबारा से क्या है, भारत ने जो स्वतंत्रता हासिल की थी अपनी स्वतंत्रता को दोबारा खो देना था किसी भी गुट में शामिल होकर। इसलिए जो नेहरू है उन्होंने ये बड़ी सोच रखी कि गुट निरपेक्षता की नीति पालन की जाएगी। इसी कारण आज भारत स्वतंत्र है दोबारा से। परंतु जो ये विचार था नेहरू का, इसको लेकर बहुत सारे जो पार्टियां थी और इसके साथ साथ जो नेता थे वो क्या थे, इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि भारत को क्या है, अमीर की जो खेमा है यानी कि नाटो, उसमें शामिल हो जाना चाहिए। क्यों शामिल होना चाहिए, क्योंकि जो अमेरिका है वह क्या करता है, वह लोकतंत्र का हिमायती है, लोकतंत्र के पक्ष में है अमेरिका। इसलिए क्या है, भारत को उसमें शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत भी क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। अगर वह लोकतांत्रिक खेमे में शामिल होगा तो इससे क्या होगा, भारत को फायदा होगा। क्योंकि जो सोवियत संघ था वो क्या था, साम्यवादी था। इसके साथ साथ जो कुछ पार्टी के नेता थे वो भी क्या है, इसी बात पर अमल करते थे, इसी बात के पक्ष में थे। जैसे कि जो डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर है, उनका भी मानना यही था कि जो भारत है उसे अमेरिका के गुट में शामिल हो जाना चाहिए। परंतु फिर भी जो नेहरू है, क्योंकि वह प्रधानमंत्री थे, वो देश का नेतृत्व कर रहे थे और विदेश मंत्री भी थे, इसलिए उन्होंने अपने फैसले को से ऊपर रखा। जैसे कि जो दो पार्टियां थी, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, इन दोनों पार्टियों का मानना भी यही था कि जो भारत है उसे अमेरिका खेमे में शामिल हो जाना चाहिए। परंतु जो नेहरू है वह अपनी बात पर अड़े रहे कि भारत क्या है, गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसका ही पालन करेगा, क्योंकि जो नेहरू है वह जानते थे कि यही सही है। तो हमने देखा इस एग्जाम्पल से कि किस तरीके से जो देश का नेतृत्व करते हैं वो किस प्रकार से विदेश नीति पर क्या कर रहे हैं, असर डाल रहे हैं। देखिए, जैसे कि जो नेहरू हैं, हमने देखा जैसे कि जो नेहरू हैं वो क्या थे, देश का नेतृत्व कर रहे थे। इसी कारण चाहे कितने भी पार्टियां, कितने भी जो सदस्य थे, उन्होंने कहा कि भारत को क्या है, अमेरिकी गुट में शामिल होना है। परंतु नेहरू का मन किया, जो नेहरू ने तय किया वही क्या है, वही लागू हुआ, वही अमल पर आया। तो ये क्या है, ये एक तरीके से देखा गया हमने कि जो राजनीतिक नेतृत्व है वो क्या कर रहा है, विदेश नीति पर असर डाल रहा है। इसी कारण तो गुटनिरपेक्षता जो नीति है विदेश नीति के अंतर्गत शामिल की गई है। विदेश नीति का एक सिद्धांत भी हमारा क्या है, गुटनिरपेक्षता है। हमने पढ़ा था, जो पहले रिपीटेड क्वेश्चन आए थे। अब दूसरा इसका उदाहरण देखते हैं। आई होप अभी तक आपको समझ में आया हो। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम उदाहरण लेंगे दूसरा, जिसमें इंदिरा गांधी का जो नेतृत्व है, देश का जो नेतृत्व कर रही थी इंदिरा गांधी, उनका किस प्रकार से विदेश नीति पर असर पड़ा है। तो देखिए हम सभी को पता है, जब इंदिरा गांधी देश का नेतृत्व कर रही थी उस समय क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1972, और उस समय जो भारत है वह उसमें जीता भी था। तो उसी चीज को लेकर यहाँ पर दिखाया गया है कि जो पाकिस्तान है, उस समय पाकिस्तान को कौन मदद दे रहा था, अमेरिका और चीन दे रहे थे। अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा था, एक तरीके से अगर दोस्त का दोस्त तो दोस्त होगा, अगर हमारा कोई दोस्त है वह दुश्मन की मदद करता है तो हमारा दुश्मन हो जाता है। और इसी प्रकार से हमारा और भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, कड़वे संबंध रहे हैं जब से भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। तो अमेरिका जब उसका साथ दे रहा था तो इनडायरेक्टली क्या है, भारत का अमेरिका से जो नाता था वो टूटता चला गया, उससे जो संबंध थे वो खराब होते चले गए। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था 4th चैप्टर में। और इससे ही क्या हुआ, 1960 के दशक में जो अमेरिका है और जो चीन है उनके बीच में जो संबंध है वो उन्हें सुधारने की कोशिश में लगे हुए थे कि किसी भी प्रकार से अमेरिका और चीन के बीच में जो संबंध है वो सही हो जाए। और इसी के चलते उन्होंने क्या किया, अमेरिकी राष्ट्रपति है जिनका नाम था रिचर्ड निक्सन। तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे उस समय, उनके जो सलाहकार थे, यानी कि जो उन्हें सलाह देते थे, वो थे हेनरी किसिंजर। उन्होंने सलाह दी, क्योंकि वह सलाहकार थे, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड को सलाह दी और उसी के अनुसार क्या किया, अमेरिका ने 1971 के जुलाई में पाकिस्तान से होते हुए, क्योंकि अमेरिका क्या था, पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान क्या है, अब अमेरिका के अंडर में आ चुका है। तो इसलिए अमेरिका क्या है, अब उसके देश में जा भी सकता है आराम से और अपना काम कर भी सकता है। तो पाकिस्तान होते हुए उसने चीन का दौरा किया, चीनी देश में गया और अपने संबंध सुधारे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है ये अमेरिका है, ये पाकिस्तान है और ये चीन है। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति को जो उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर ने सलाह दी, उसी के अनुसार 1971 के जुलाई में जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान से होते हुए जो चीन है उसके देश में दौरा किया और अपने संबंधों को सुधारा। इसी कारण ये क्या बनी, ये अमेरिकी, पाकिस्तान और चीन की जो दूरी थी वो साफ तौर पर नजर आ रही थी। किस प्रकार जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान की मदद कर रहा है और उसी के देश से गुजरते हुए वह चीन में प्रवेश करता है और अपने संबंधों को सुधारता है। यह बात विश्व में कहीं पर नहीं छिप सकी, क्योंकि ये गुपचुप दौरा था। गुपचुप दौरे का मतलब क्या होता है, छिपके से दौरा करना। अमेरिका ने छिपके से दौरा किया था पाकिस्तान से होते हुए चीन में, तो ये गुपचुप दौरा था। परंतु जो भारत है उससे यह बात नहीं छिपी और इसी के कारण भारत को अंदाजा लग गया कि अगर
उस समय तक जो चीन है उससे भारत के संबंध बिगड़ चुके थे। जैसे कि हमें पता है तिब्बत जो मसला था उसके कारण, और साथ ही साथ अक्साई चीन के जो क्षेत्र हैं और उसके साथ साथ और भी कोई मसले थे, तो उनके कारण जो चीन है और भारत है उनके संबंध बिगड़े हुए थे। तो भारत को यह अंदाजा लग गया कि अमेरिका क्या है, पाकिस्तान की मदद कर रहा है और अमेरिका चीन के साथ भी है। इसका मतलब जो भारत है उसके जिनके साथ खट्टे संबंध है, खराब संबंध है, उन्हीं के साथ अमेरिका है, क्योंकि पाकिस्तान से भी खराब संबंध थे और चीन से भी थे। भारत को यह आशंका हुई कि अगर पाकिस्तान के पास जो महाशक्ति है उसका समर्थन होगा तो पाकिस्तान अवश्य हमारे भारत देश पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। इसी के कारण, इसी डर से भारत ने उसके जवाब, भारत ने क्या किया, सोवियत संघ के साथ 1971 में क्या किया, एक संधि पर हस्ताक्षर किया। 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया। इससे क्या है, सोवियत संघ क्या है, भारत की मदद करेगा। तो ये जो संधि है ये इंदिरा गांधी के जब नेतृत्व कर रही थी इंदिरा गांधी उस समय की गई थी कि अगर बाय चांस पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर, भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय जो सोवियत संघ है वो क्या करेगा, हमारी मदद करेगा। इसलिए यह संधि की थी इंदिरा गांधी ने। तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार जो राजनीतिक नेतृत्व है वह किस प्रकार से विदेश नीति में हस्तक्षेप भी करता है, उस पर असर भी डालता है, क्योंकि हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति थी और हमने क्या है, किसी एक जो गुट है उसका समर्थन लिया है, यहाँ पर सोवियत संघ का समर्थन लिया है। तो इससे बहुत विश्व में यह बात फैली कि जो भारत है वह क्या है, सोवियत गुट में शामिल हो गया, परंतु यह सच नहीं था, क्योंकि यह केवल सोवियत संघ के साथ संधि थी, उसके गुट में शामिल होने का प्रस्ताव नहीं था। तो इसलिए इस तरीके से अपने हितों को देखते हुए जो राजनीतिक नेतृत्व जो भी कर रही पार्टी है या फिर जो भी नेता है वह क्या देखता है कि अगर हमारे देश पर कुछ भी आक्रमण होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए अगर उसे किसी प्रकार का कोई चेंज करना है विदेश नीति में या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं। इसी कारण क्या है, जो राजनीतिक नेतृत्व है वही क्या है, वह असर डालता है विदेश नीति पे। तो 2 उदाहरण हैं जो हमने देखे हैं। इसी के साथ ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।